आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, यानी यूनिट नंबर फर्स्ट के प्रश्न है। और ये सभी आप जानते हैं कि यूजीसी नेट में पहले जो यूनिट है उसमें भाषा संबंधी यूनिट है और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिस भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप नेट की तैयारी करें, बाकी अन्य एग्जाम की तैयारी भी आपकी इसके साथ साथ हो रही है। पहले प्रश्न आपको आसान देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी मुश्किल, मतलब जो लेवल है, जो स्तर है, वो मुश्किल होता चला जाएगा। भाषा किसे कहते हैं ये तो आप सभी जानते हैं। भावों के आदान प्रदान को के साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। देखिए ये प्रश्न इतना आसान समझ के आप छोड़े ना, आगे आगे जाओगे प्रश्न मुश्किल होते चले जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रश्न आसान भी आ जाते हैं, लेकिन हम क्या है ये सोच लेते हैं आसान प्रश्न, और वो हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान ये ना रखें कि बिल्कुल आसान है, ये तो हम कर देंगे। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध प्रयोग को, मौखिक भाषा को, भाषा के लिखने की विधि को, इन सभी को। तो देखो भाषा के लिखने की विधि को, भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है। भाषा के शुद्ध प्रयोग को हमें क्या कहते हैं? व्याकरण। यानी आप भाषा का शुद्ध प्रयोग कर रहे हो तो आप व्याकरण का प्रयोग कर रहे हो। और मौखिक भाषा तो आप जानते हो, मौखिक भाषा जो मुख के द्वारा हम बोलते हैं। सारे जितने भी ऑप्शन है सारे क्लियर करते हुए चलूंगी, और ये बिल्कुल ना लें कि ये सिर्फ नेट में ही काम आएंगे। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वैसे यूजीसी नेट का जो फर्स्ट यूनिट है ये, लेकिन जो अन्य एग्जाम की भी आपकी इसके साथ साथ तैयारी हो रही है। बोलकर भाव एवं विचार करने वाली भाषा को क्या कहते हैं? सांकेतिक कहते हैं, लिखित कहते हैं, मौखिक कहते हैं, वेदिक कहते हैं। तो ये आसान हम जल्दी करते हैं। ये मौखिक भाषा कहते हैं, मुख के द्वारा जो हम बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखने के द्वारा जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे लिखित, और सांकेतिक नहीं, इशारों में, जैसे ये सिर्फ नहीं कि हम ऐसे इशारे कर रहे हो उसे, लेकिन ये होता है ना जैसे कि आप कोई व्हीकल चला रहे हो, यानी कोई साधन चला रहे हो, बाइक है, जो भी गाड़ी है, तो वहां कभी लाल बत्ती जलती है तो इसका मतलब संकेत दे दिया कि अभी आपको रुकना है। और फिर आपकी क्या है, जैसे बत्ती आपकी हरी हो जाती है, ग्रीन हो जाती है, तो ये संकेत दे कि अभी आपको चलना है। तो वो भी एक प्रकार का संकेत है। कई बार आपने देखा होगा कि चौराहे पर क्या सिपाही खड़ा होता है, वो कभी इधर उंगली करता है कभी उधर, तो इसका मतलब कि यहाँ यह चलना है, यहाँ रुकना है। वो ऊपर उंगली करता है कभी नीचे, तो वो भी एक इशारा है, वो भी क्या है, एक सांकेतिक भाषा है वो भी, ठीक है। लिखित भाषा का अर्थ है लिपि को समझना, विचारों का लिखित रूप किसी के समक्ष विचार देना। तो इस प्रश्न नंबर 4 का आपका उत्तर होगा लिखित भाषा। विचार किसी के समक्ष लिखकर विचार देना, विचारों का लिखित। एक मिनट रुको भाई, इसके ऑप्शन पीछे रह गए हैं। विचारों को बोलकर लिखना, तो इसका आपका उत्तर होगा विचारों का लिखित रूप। देखिए मैं जब करवा रही हूँ प्रश्न, आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। अभी प्रश्न थोड़े से आसान है, जैसे प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ती जाएगी तो फिर क्या करेंगे हम, उसको आप नोट कर लेना। मतलब आगे आगे प्रश्न आएंगे, थोड़ी मुश्किल भी आएंगे, तो उसको आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जब भी मेरी क्लास में बैठे, कॉपी पेन लेकर आप बैठा करो। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा, अंग्रेजी से हुई है, फ्रेंच से हुई है, उर्दू से हुई है, संस्कृत से हुई है? मेरे उत्तर बताने से पहले आप निशान लगा लिया करो ताकि अपनी तैयारी आप खुद जांच सको, ठीक है। तो ये आप सभी जानते हैं संस्कृत से हुई है। संस्कृत के भी कितने 2 रूप थे, जिसमें थी आपकी वैदिक संस्कृत, दूसरी थी आपकी लौकिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक संस्कृत में क्या था, वेदों का ज्ञान था, यानी वेद लिखे गए थे जिसमें 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। लौकिक संस्कृत जो आम बोलचाल की जो भाषा थी, जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे आपकी शुद्ध है, जो देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखी गई है, उसे तो क्या आप बोलते हैं, राजभाषा, यानी मानक भाषा जो आप नाम देते हो, वो हिंदी है। लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है हिंदी का, जो बिगड़ा रूप है, कहीं हरियाणवी बोली जा रही है, कहीं राजस्थानी बोली जा रही है, कहीं बिहारी बोली जा रही है, तो ये क्या है, उसका बिगड़ा हुआ रूप है। तो इसी तरह से वैदिक संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या थे, लौकिक संस्कृत थी। जो अनपढ़ भी थे, यानी जो कम पढ़े लिखे थे, वो इसका प्रयोग करते थे।
लेकिन वैदिक संस्कृत जो वेदों का जिन्हें ज्ञान था, इन्हें जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो वैदिक संस्कृत का प्रयोग करते थे। ठीक है। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये ना सोचे आसान है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपकी प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी मतलब कि जो स्तर है वो मुश्किल होता चला जाए। तो ये 22 है, सभी जानते हैं। और हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को संविधान में दर्जा दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को। और जो हमारा राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यूनिट वाइज करवाऊंगी, क्रमबद्ध से, ये नहीं कि आज फर्स्ट करवा दी फिर रहने दूंगी, लेकिन आपकी संख्या पर निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, जितना ज़्यादा मेरे से जुड़ेंगे, तो यूनिट वाइज लिख के भी आपकी तैयारी करवाऊंगी। और वह शेयर आप नहीं करोगे तो ये आपकी संख्या पर निर्भर करेगा, आप कितना इसमें आप सने और अपना प्यार देते हो इस वीडियो को। हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं, तो ध्यान दीजिए 22 भाषाओं को संविधान में क्या है दर्जा दिया गया है, यानी संविधान में मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। कब दिया गया है? 14 सितंबर 1949 को दिया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 5 है। आप सभी जानते हैं 5 उपभाषाएं हैं, 22 क्या है भाषाएं हैं, 18 क्या है बोलियां हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें, लिख लेना, कॉपी पे नोट कर लेना। 18 बोलियां हैं और क्या है 5 क्या है उपभाषाएं हैं, 22 क्या है भाषाएं हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान में से दर्जा दिया गया, यानी मान्यता प्राप्त की गई थी। आगे जैसे जैसे प्रश्न होगा और भी क्लियर होता जाएगा। भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं बोली कहते हैं, उपभाषा कहते हैं, लिपि कहते हैं। भाषा तो आप सभी जानते हैं क्या कहते हैं, भाषा के क्षेत्रीय रूप को आप क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप ये ना समझे कि ये यूनिट नंबर बस ये इसमें आएगी, नेट में आगे नहीं है, आगे भी ये पूछी जाएगी, क्योंकि भाषा संबंधी प्रश्न, भाषा जितने भी प्रश्न, जितनी भी आपकी परीक्षाएं होती है सब में पूछे जाते हैं। भाषा के लिखित रूप प्रदान करने के लिए निर्धारित चिन्ह कहलाता है। भाई भाषा के लिखित रूप को प्रदान करने के लिए, आप मान लीजिए आप कोई हिंदी लिख रहे हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं, कोई भी भाषा लिख रहे हैं, तो उसके कुछ निर्धारित चिन्ह होते हैं। जैसे ये कै क्यों बना, ये ए क्यों बना, ये ए क्यों बना, ये ऐसे ही क्यों लिखा गया, ये और भी तरीके से लिखा जा सकता था, ऐसे ही ये क्यों लिखा जाता है, मतलब प्रश्न का ये मतलब है। ठीक है, तो ये क्या है? लिखित भाषा है, और वो भाषा है, बोली है, लिपि है। ये क्या है? लिपि है। ठीक है, ये क्या इसलिए लिखा गया क्योंकि ये हमारी जो हिंदी की लिपि ने, ये मतलब हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। बाकी अन्य भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है, वो आगे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे मैं आपको क्लियर करती हुई चलूंगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारी लिपि देवनागरी ने निर्धारित किया है। अब ये क्या को ऐसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, अब ये ए है तो ये ए क्यों लिखा गया? तो ये अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन लिपि है। अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि ने निर्धारित किया कि ये ए ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भाषा का उद्गम हुआ, भाषा का भाई किसी भी चीज का उद्गम होता है, उत्पत्ति होती है, तो क्या कारण रहा है भाषा के उद्गम के पीछे? ठीक है, विचारों के आधार पर, लिपि के आधार पर, ध्वनियों के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर। तो प्रश्न नंबर 10 का देखेंगे आप, ध्वनियों के आधार पर। भाषा का उद्गम कैसे हुआ? ध्वनियों के आधार पर। तो ध्यान दीजिए, देखिए पहले हम जैसे हमारे आदि मानव थे, जब भाषा नहीं होती तो उनकी भी कोई भाषा होती थी। अब आप कहोगे मैम वो तो ऐसे ही बोलते थे इशारे में, पक्षियों की भी अपनी एक भाषा होती है। मतलब ये नहीं कि उनकी हमने उनका नाम रखते भैया हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल, ये नहीं, लेकिन उनका भी तो अपने एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उनका भी अपना समझाने का एक तरीका होता है। चाहे इशारे, पशुओं की आपस में देखा होगा, पशु भी, जब कोई कुत्ता आपने देखा होगा आपके घर में, जैसे क्या, जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती तो वो किसे सहलाती है, या आपके कोई भी भैंस रख रहे हो या गाय रख रहे हो, तो उनकी भी अपनी, तो उनकी क्या अपनी ध्वनियों की अपनी भाषा है। पहले ध्वनियों का प्रयोग, जैसे आदि मानव थे, जब ये नहीं थी ये हिंदी है ये अंग्रेजी, इनका कोई नाम नहीं रखा गया था, उस समय भी ये आपस में इशारे करते थे, बातचीत करते, तो ये ध्वनियों के आधार पर। जैसे आपने कुत्ते को देखा होगा, गाय को देखा होगा, किसी को बोलते हुए देखा होगा, तो वो उनकी अपनी एक ध्वनि होती है।
ठीक है। तो ध्वनियों के आधार पर भाषा का उद्गम हुआ। बाद में धीरे धीरे इंसान को पढ़ने की आवश्यकता हुई, फिर इसका नाम रख दिया भाई ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है, ये उर्दू है। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, ध्वनियों की छोटी इकाई को। तो यहाँ देखेंगे आप प्रश्न नंबर 11, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। ध्यान दीजिए, कई बार मैंने देखा होगा, कई बार मैंने भी, जैसे कि मतलब मैं यहाँ किसी का ये कि हम क्लास में किसी का नाम नहीं ले सकते, कई बार क्या होता है कि हम पूछ लिया जाए कि शब्द किसे, दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन जो जरूरी बात होती है हम सार्थक भूल जाते हैं। देखो मैंने अब लिखा, ये लिख दिया, तो इसका कोई अर्थ नहीं, ये हालांकि वर्ण तो ये भी है, 2-3 वर्ण है, या फिर मैंने ऐसा लिख दिया, ये तो लिख दिया, इसका क्या है, या फिर ऐसे लिख दिया, तो इसका तो चमड़ा हो गया भाई, इसका अर्थ भी चमड़ा, लेकिन ऊपर का क्या, कोई अर्थ नहीं हुआ। सार्थक मतलब अर्थ सहित, सार्थक 2 शब्दों से बड़ा, स प्लस अर्थ यानी अर्थ सहित। सार्थक का मतलब अर्थ सहित यानी अर्थ के साथ होना चाहिए, ये नहीं कि 2 या 2 से अधिक वर्ण, जैसे मैंने जो बोल दिया अभी ए लिख दिया यहाँ, या फिर च लिख दिया, तो वर्ण तो ये भी है 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक है, यानी 3 वर्ण हो गए, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अब यह देखिए कमल है, जैसे तो कमल यहाँ अर्थ निकल रहा। भाई मैं हरियाणा से हूँ तो मेरी आवाज़ में थोड़ी सी टून हरियाणा से आ जाते, कोई समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। भाई अरे को अपनी क्षेत्रीय भाषा से प्यार होता है, चाहे आप राजस्थान से देख रहे हो, कहीं से भी यूपी से देख रहे हो, आपकी आवाज़ में भी हरियाणवी आ जाती है, और हमें हरियाणा यानी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं पर गर्व होना चाहिए। तो ये है कमल, और यहाँ मैंने लिखा कलम, तो ये दोनों का अर्थ निकल रहा है, ये क्या लिखने वाली और ये क्या फूल है, तो इसी तरह से अर्थ होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों पर हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। संविधान के अनुच्छेद, एक सेकंड, यहाँ आप देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को मान्यता मिली है, यानी हिंदी भाषा ही हमारी मानक भाषा होगी या राजभाषा होगी, ये कब मान्यता मिली थी या किस अनुच्छेद के तहत मिली थी? तो ये मिली थी अनुच्छेद 343। अब ध्यान देंगे अनुच्छेद 343 में तो इन्हें मान्यता मिल गई, लेकिन इसका विकास है और भी अन्य कार्य कहाँ, ये राजकीय कार्यों में प्रयोग होगी, यानी कि जो कोर्ट है आपके वहाँ, स्कूलों में और अन्य ऑफिसों में। तो कैसे, तो इसमें ध्यान देंगे 343 से ए, 343 ए भी लिखा या बी सी ऐसे मिल सकता है, वो तो बाकी होंगे, लेकिन 343 ए से लगाकर 351 तक ये क्या है, हमारी जो हिंदी भाषा, इसे वर्णित किया गया है, इसके विकास संबंधी, इसे राजभाषा संबंधी, मानक भाषा संबंधी ये क्या है, वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। बाकी भी बता देती हूँ, ये क्या है हमारे, मान लीजिए आपके जो भी अन्य प्रश्न आ सकते हैं, ये हमारे आपातकाल से संबंधित है। हमारे देश में राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, तो ये राष्ट्रीय आपात है, ये क्या है, राज्यों में आपात है। मान लीजिए किसी हरियाणा में या राजस्थान में कोई ऐसा कार्य हो जाए ये तो कि मतलब कि जो जनता के कंट्रोल, कोई ऐसा कार्य जाए जो कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो राष्ट्रपति क्या उस राज्य को अपने अंडर में ले सकता है, मतलब उसमें क्या है, वो कार्य पूरी तरह राष्ट्रपति की निगरानी में होगा। तो ये 356 है। ठीक है, और 352 राष्ट्रीय आपात है, राज्यों में, यानी ये केंद्र में है, ये राज्यों में है। ठीक है, ये राष्ट्रीय आपात है। भाषा के प्रमुख अवयव कौन से है, मतलब भाषा के प्रमुख अवयव से आप मानेंगे कि भाषा के प्रमुख जो अवयव, ये भाग, ये कौन से, वर्ण है, शब्द है, पद है, वाक्य, आगे नहीं बढ़ेंगे, यही है, क्योंकि यहाँ अनुच्छेद कट जाता है और यहाँ विचार कट जाता है और यहाँ क्या है, भाषण कट जाता है। तो वर्ण है, शब्द है, पद है, वाक्य है। तो थोड़ा सा यहाँ पद और वाक्य में अंतर समझेंगे आप। जैसे कि मान ली कोई भी शब्द है और वो अलग से लिखा जाता तो वो पद होता है, और जैसे ही शब्द को समझेंगे, जैसे यहाँ मैंने लिखा अब थोड़ी देर पहले कलम, तो ये क्या है, शब्द है, लेकिन जैसे ही हम इसे वाक्यों में प्रयोग कर देंगे तो ये पद बन जाएगा।
ये सब एक तरह से देखा जाए तो शब्द ही पद होता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तो वो पद होता है, माफ कीजिए, लेकिन जब वो अकेला होता है तो वो शब्द होता है। और जैसे ही हम उसे वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं तो शब्द क्या है, पद का स्थान ले लेता है। तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए, ऐसे आपको आता ही है, लेकिन फिर हो सकता है कोई पहली बार तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए मैं रिपीट करवा देती हूँ। जैसे कोई शब्द होता है, अकेला होता है तो वो शब्द होता है, और वाक्य में प्रयोग करते ही वो क्या है, पद बन जाता है। ठीक है। भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनियों से, मुख संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से, आंखों से। तो यहाँ आप उत्तर देंगे भाषा का निर्माण कैसे होता है, व्यक्त ध्वनियों से। तो यहाँ देखेंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे प्रश्न है और आप सुन रहे, तो मैं क्या व्यक्त कर रही हूँ, मैं हालांकि ये ध्वनि है, लेकिन ये ध्वनियाँ क्या है, सार्थक ध्वनियाँ है, इसलिए भाषा बन गई। अब मैं कोई भी जैसे टन ऐसे बोलने लग जाऊँ तो या चे तो वो क्या ध्वनि तो है, लेकिन क्या है, वो भाषा नहीं है। ध्वनि तो होगी वो, लेकिन वो भाषा नहीं होगी। यहाँ जो मैं प्रयोग कर रही हूँ वो सार्थक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है। तो यही अंतर है भाषा और ध्वनियों में। आगे बढ़ते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, संयुक्त है। देखिए, मैं मानती हूँ कि प्रश्न आसान है, लेकिन हम आसान प्रश्न भी गलत कर रहे हैं, देते हैं कई बार। और यूनिट वाइज आपकी तैयारी होगी, प्रश्न मुश्किल भी आएंगे, साहित्य के भी आएंगे। इस तरह से आप तैयारी करते रहें ईमानदारी और धैर्य के साथ। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, सार्थक दिया है। देखिए बारीकी समझिए आप, भाषा की मैंने पूछा लघुत्तम इकाई, मैंने सार्थक हटा दिया यहाँ। ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में या तो लिख देना या फिर सोच लेना। ठीक है। दोनों ही प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ। पहला प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, अब आप लिख लीजिए, अपने दिमाग में सोच लिए, कमेंट किए। दूसरा प्रश्न है भाषा की लघुत्तम इकाई। तो ध्यान देंगे, अगर यहाँ सार्थक पूछा है तो भाषा की सार्थक, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, सार्थक इकाई क्या है, शब्द है। लेकिन अगर ये सार्थक शब्द हटा दूं मैं, तो क्या है, इसका ध्वनि हो जाएगा या फिर वर्ण हो जाएगा। ठीक है। वर्ण और ध्वनि में भी अंतर समझेंगे आप। वर्ण क्या होते हैं, इसको मैंने लिख दिया क, तो ये क्या है, वर्ण है। क्या वर्ण, क्योंकि वर्णों को मैंने, जैसे किसी ध्वनि को हम लिख देते हैं तो वो वर्ण बन जाता है। और जब मैं बोल रही हूँ कै, तो ये मैंने लिखा नहीं, तो ये ध्वनि है। वर्ण ही और ध्वनि एक ही बात होती है, लेकिन देखा जाए तो इनका अंतर भी बहुत बड़ा है। ठीक है। अंतर, जैसे लिखना लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है। लेकिन जब हम सिर्फ अपने मुंह से उच्चारित करते हैं तो वो ध्वनि ही रहता है। ठीक है। तो वर्ण और ध्वनि में भी वो JRF तक के बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो ये बारीकी की जीरो से हम तैयारी करके 0 से लेकर 100 तक तैयारी करेंगे, ताकि आपकी जो भाषा संबंधी नींव पक्की हो सके। अशोक के शिलालेख, इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। एक बार हड़बड़ाहट में मैंने भी इसे गलत कर दिया था। ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे आप। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है। ठीक है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी तथा किस भाषा में, तो यह ब्राह्मी तो पहले ही दिया है। अब क्या है, हड़बड़ाहट में, हालांकि ये ब्राह्मी आज दिया होता तो यहाँ आप पक्का गलती करते। अगर मैं इस प्रश्न को बनाती तो मैं ब्राह्मी जरूर देती, क्योंकि हड़बड़ाहट में क्या है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस ऑप्शन में ब्राह्मी भी था, तो मैंने सोचा भी ब्राह्मी में ही है, इसका अशोक के शिलालेख तो मैंने तुरंत लगा दिया। लेकिन क्या इसके अतिरिक्त और कौन सी भाषाओं में है, तो प्राकृत में है। किस में है, प्राकृत में है। तो ध्यान देंगे किस में है, प्राकृत में है। प्रश्न नंबर आपका C का ये ध्यान देंगे। ठीक है। देखो, अशोक के जो शिलालेख थे, यानी अशोक किसने बौद्ध धर्म का, देखे दो थोड़ा सा मैं पीछे, 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने, इसकी इतनी मारकाट हुई थी, इतनी इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके ये राज सिंहासन पर बैठे थे। थोड़ी सी कहानी सुना देती हूँ ताकि आपका मन लग सके क्लास में। तो इन 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठे। तो इनको इतना, मतलब ये वैसे तो योद्धा थे, दिमाग वाले भी थे, बहुत विद्वान भी थे, लेकिन क्या था, इनको एक सत्ता का इतना भूत सवार था। इसे अपने और पराये में भेदभाव नहीं था, कि मतलब किसी न किसी तरह ये सत्ता चाहते थे, क्योंकि पहले तो ये राज्यपाल थे।
फिर क्या है, बाद में इन्होंने क्या किया, इतने 99 भाइयों की हत्या करके और ये 261 में कलिंग के पराजय करके पर विजय प्राप्त करके और ये उसमें सिंहासन पर बैठ गई। बाद में इनको एहसास हुआ, मारकाट देखने के बाद ये देख रहे थे कि मैंने क्या है, जमीन तो मैंने जीत ली है, सिंहासन तो मैंने जीत लिया, लेकिन लोगों के दिलों को, और वो जैसे विधवा रो रही थी, माँ रो रही थी और जिनके बच्चे रो रहे थे अपने बाप के बिना, फिर इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर क्या है, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते। तो ये इसके पीछे की कहानी है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? भैया हाँ, एसएसटी नहीं पढ़ा रहे, नहीं अगर मैं एसएसटी आपको पढ़ाती तो थोड़ा सा और भी बताती, हिंदी के लिए इतना ही काफ़ी है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? हिंदवी किया है, हिंदुस्तानी किया है, उर्दू किया है, भाषा के तो ये क्या है, हिंदवी किया है। देखो, अमीर खुसरो को तूतीय हिंदवी कहा जाता है। क्या है इनका नाम? तूतीय हिंदवी। और ये क्या है, हिंदवी के पक्षधर थी और इन्हें मुकरियों और पहेलियों, ये जो पहेलियां है ना, जैसे आपने देखा हुआ बचपन में, हम पहेलियां क्या है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर ओंधा धरा, सिर के साथ थाल भी फिरे, मोती उनसे एक न गिरे। तो इस प्रकार की आपने पहेलियां पूछी होगी बचपन में, तो आपने, लेकिन बचपन में आपको ध्यान नहीं था या कौन आपको बताता था, आपको ये पता भी नहीं था कि क्या अमीर खुसरो ने पहेलियों की शुरुआत की है। तो पहेलियां और मुकरियों के जनक अगर आ जाए तो ये पहेलियां और मुकरियों के जनक कौन होंगे? अमीर खुसरो होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना गया? मागधी से, अर्धमागधी से, शोरसेनी से। तो यहाँ आप बताएंगे किससे माना गया है। अपना उत्तर देख लीजिए और क्या है, नोट कर लीजिए। मतलब कि आप, मैं जैसे मैंने नंबर डाल रखे ऐसे ही आप नंबर डाल सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा अर्धमागधी से। कौन सा होगा? अर्धमागधी से। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की 20 है, 18 है, 22 है, 17 है। तो हिंदी की बोलियां अगर देखा जाए तो कई बार क्या होता है, इसे 17 दिया होता है, कई बार क्या होता है, इसे 18 दिया होता है, लेकिन आप देंगे इसमें 18 हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें संशय हमेशा बना रहता है 17 और 18 में। अब आप कहोगे मैडम कितने होंगे, तो इस प्रकार से दोनों इकट्ठे नहीं आते, कभी नहीं आते, इसलिए क्योंकि वो है जो आयोग है, वो प्रश्न जो भी आयोग परीक्षा ले रहा है वो भी इस प्रकार के प्रश्नों से बचता है, क्योंकि वो इस प्रकार के, मतलब 1 नंबर विद्यार्थियों को फ्री मिल जाएगा। तो ज्यादातर अगर देखा जाए तो 18 ही, मैं आगे बताऊंगी, आगे इस प्रकार का प्रश्न आएगा कौन से कैसे 18 बनते हैं। राज्य के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है? भाई राज्य की राजभाषा है, राष्ट्र भाषा है, मानक भाषा है, लोक भाषा है। इस प्रश्न को आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, यहाँ आप बहुत गलती करते, सभी तो नहीं करते लेकिन बहुत से अभ्यर्थी करते हैं। देखिए, राज्य की जो राजभाषा है वो राज्य के कार्यों में प्रयोग होती है, यानी ऑफिस में जितने भी ऑफिस है, यानी जो सरकारी कार्यालय में होती है। एक ही लाइन याद रखनी, सरकारी कार्यालयों में जो भाषा प्रयोग होती है वो क्या होती है? राजभाषा होती है। ठीक है, जैसे कोर्ट है, जो भी है, स्कूल है, या कोई भी ऑफिस हो सकता है, इसमें बैंक है, उसमें राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा जो देश के अधिकांश जो जनता होती है, यानी मान लीजिए 100 किसी भी 1 लाख, जो भी आपके राज्य में 1 लाख जितनी भी जनसंख्या है, तो 60% से अधिक जो जनसंख्या क्या बोलती है, यानी कि फिक्स है 60। मैडम ने बताया था 60, ऐसा नहीं, 70 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है। और क्या ज्यादातर यानी कि 50% से ज्यादा जो होती है, बाकी भाषाओं से ज्यादा जो लोग या है वो उस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब राष्ट्रभाषा हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन हमारे देश की देखा जाए तो हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। लेकिन प्रश्न यहाँ ध्यान से सुन लेना कि हमारी हिंदी क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मानक भाषा क्या है? तो हमारी हिंदी क्या है? राजभाषा है, क्योंकि हमारे कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग होता है। अब आप कहोगे मैम अंग्रेजी का भी होता है, लेकिन वही चलो दिया है, अगर वास्तविकता से देखा जाए तो दोनों ही है, लेकिन वैसे हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। मानक भाषा क्या होती है? जैसे जो देवनागरी हमारी क्या लिपि है, तो इसमें मानक रूप दिया गया, यही लिखा जाएगा ना। हिंदी को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ए नहीं कर सकते, तो मानक या ए है तो ये मानक है, ए ही लिखा जाएगा, इसको मान्यता प्राप्त है, ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? उपभाषाएं 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ देखेंगे हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 5 है। कितनी भाषाएं हैं? 5 है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हिंदी की बोली का मानक रूप क्या है?
हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? अवधी का, खड़ी बोली का, राजस्थानी का, ब्रज का? तो हिंदी क्या है? खड़ी बोली का मानक रूप है। हिंदी का अन्य नाम पूछा जाए तो एक तरह से इसका अन्य नाम यानी कि इसका दूसरा नाम खड़ी बोली भी है। जैसे हम क्या है, खड़ी बोली का यानी कि जो है, जैसे अपभ्रंश, जैसे पहले आई क्या था हमारी संस्कृत आई, ध्यान दीजिए यहाँ लिख दो बता देती हूँ। पहले संस्कृत आई, ठीक है, संस्कृत में भी दो आई, वैदिक संस्कृत, ठीक है, लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद हमारी आई पाली, पाली के बाद आई हमारी प्राकृत, प्राकृत के बाद आई हमारी अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आई हमारी हवट, और फिर हमारी आई हिंदी। लेकिन कई बार क्या होता है, अपभ्रंश के तुरंत बाद हिंदी दे दिया जाता, माफ कीजिए। अवट क्या है? अपभ्रंश का मतलब एक तरह से देखा जाए तो अपभ्रंश क्या है? बिखरा हुआ, यानी बिखरा हुआ टूटा हुआ होता है, लेकिन उससे भी टूटा हुआ होता है अवट है। जैसे विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये अवट भाषा में है। आप कहोगे मैम अपभ्रंश में कई बार क्या होता है, अगर अपभ्रंश और अवट दोनों आ जाए तो आपको अवट करना है, और अवट नहीं हो तो अपभ्रंश, वो टॉपिक होंगे जो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ समझेंगे इतना, ये क्या खड़ी बोली है। देखिए प्रश्न आसान है, लेकिन जो मैं मुंह से बोलकर करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो ध्यान से सुनेंगे, और ये आपकी संख्या पर निर्भर करेगा कि आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हो। लगातार आपको वीडियो मिलेगी, वीडियो कैसी लगी, यानी क्लास आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। प्रश्न इन्हीं में से आएंगे। तो देखिए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये इसका क्रम रहेगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली में क्या है? बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, प्राकृत में जैन ग्रंथ लिखे गए थे, और ये संस्कृत में क्या हमारे 4 वेद लिखे गए थे। 4 वेदों की आप जानते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ने जली तो विश्व अंधकार में होता? किसने कहा था भाई शब्द की ज्योति न होती तो, देखो किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली हो तो विश्व अंधकार में होता? महर्षि दंडी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, भरत मुनि ने। तो यहाँ आप आओ देखो ना ताओ देखते हो, तुरंत आप रामचंद्र शुक्ल लगा देते हो। तो ये आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के कथन है ही हमारी हिंदी में ज्यादा है, लेकिन ध्यान देंगे बाकी औरों के भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ रहेंगे आपका महर्षि दंडी, इसका उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पाणिनि की रचना क्या कौन सी है भाई? पाणिनि, एक मैं इस तरफ कर लेती हूँ, थोड़ा सा आपको प्रश्न देखने में थोड़ी समस्या हो रही। पाणिनि की रचना का क्या नाम है? तो यहाँ देखेंगे आपके वेदांगी ज्योतिषी, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, ठीक है। पाणिनि की रचना का क्या नाम भाई? या अष्टाध्यायी। क्या है पाणिनि की रचना का नाम? अष्टाध्यायी। अब क्या है नाट्यशास्त्र किसकी? ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें आपका रहेगा भरत मुनि। नाट्यशास्त्र किसकी है? भरत मुनि की है, जिसमें क्या है 8 अलंकार दिए गए हैं और 4 आपके, माफ कीजिए 8 आपके रस दिए गए हैं, 8 रस हैं और 4 अलंकार हैं, ठीक है। तो नाट्यशास्त्र किसकी है? भरत मुनि की है, नोट कर लेना, वैसे आपको पता है आसान है, बार बार आया हुआ है। और अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। और अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की है। अर्थशास्त्र, जिस चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य भी था। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य कौटिल्य एक ही व्यक्ति है। और इनकी रचना क्या है? अर्थशास्त्र। वेदांग ज्योतिषी किसकी? लब्ध मुनि की। वेदांग ज्योतिषी है लब्ध मुनि, वेदांग ज्योतिषी लब्ध मुनि। अष्टाध्यायी पाणिनि, अर्थशास्त्र चाणक्य, नाट्यशास्त्र भरत मुनि। तो चारों ही ऑप्शन आपके क्लियर हो गए, लेकिन यहाँ इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी आ जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है भाई? किसके? ध्वनि, शब्द, वाक्य, लिपि। तो ये मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको दिखा दिया है, ये या लिपि की जानकारी नहीं मिलती है व्याकरण से। ध्वनि की मिलती है, शब्द की मिलती है, वाक्य की कई बार ध्यान नहीं रहता, मैं आपको दिखा देती हूँ। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी है, देवनागरी है, जनाई। तो ये बिल्कुल आसान है। आप कहोगे मैम कितनी आसान, देखिए ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत भाषा की तो भी देवनागरी होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि मराठी भाषा की
तो भी देवनागरी होगी, ठीक है। मराठी, संस्कृत, नेपाली, तो इन सब भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से ये तो होगी संस्कृत, मराठी, नेपाली और हिंदी, इन चारों की क्या है, ये है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की पूछी जाए तो अंग्रेजी की होगी रोमन लिपि, अंग्रेजी की क्या होगी, रोमन लिपि। अगर पंजाबी की पूछी जाए तो पंजाबी की क्या होगी, गुरुमुखी, ठीक है। तो ये अन्य प्रश्न भी आप याद रखेंगे। फिर कह रही हूँ कि अपनी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताएंगे, ताकि निरंतरता हमारी बनी रहे। प्रश्न कैसे लगे, निरंतर यूनिट वाइज करवाऊंगे। अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो यूनिट वाइज मिलेंगे, लेकिन जी आपकी संख्या पर निर्भर करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करूँ। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, किशोरीदास वाजपेयी ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने, श्याम सुंदर दास ने, और आगे बढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसमें मानक रूप किसने प्रदान किया था, किशोरीदास वाजपेयी ने। किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी को मानक रूप प्रदान किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की थी, यानी हिंदी भाषा में कौन सा ग्रंथ, कौन सी पुस्तक, कौन सा अध्याय लिखा था, तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। कन्नौजी हिंदी किस भाषा की एक बोली है, कन्नौजी पूर्वी की है, पश्चिमी की है, राजस्थानी की है, पहाड़ी की है, तो ये किसकी है, पश्चिमी हिंदी की, किसकी है, पश्चिमी हिंदी की है। कौन बोली बिहारी की हिंदी बोली नहीं है, हिंदी की बोली है, नहीं है मतलब है, मतलब मगही, क्या है, मगही। तो अब देखिए भाई, अगर आप निरंतर क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप चाहते हैं कि मैम समय बढ़ा दीजिए तो मैं समय भी बढ़ा दूंगी, हो सकता यहाँ आज के लिए तो इतना ही करेंगे हम, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी हमसे जुड़ सके। यूनिट वाइज मैं आपकी क्लास लेकर आऊँगी। वैसे ही हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, और अपने आपके साहित्य में, यानी जो हिंदी का JRF का प्रश्न यूनिट यानी नेट और JRF के लिए भी महत्वपूर्ण तो है ही है, बाकी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। कितना क्लास को प्यार दे रहे हो, ये आपके प्यार पर निर्भर करेगा, मुझे कितना प्रोत्साहन दे रहे हो। आगे निरंतर क्लास आपको मिलती रहेगी, और क्या है, हम टाइम भी बढ़ा देंगे, 1 घंटे की भी क्लास कर देंगे अगर आपका प्यार इस तरह बना रहा। लेकिन मैं यूनिट वाइज पूरा कंप्लीट कोर्स करवा दूंगी। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं क्लास कैसी लगी। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।